रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमने महाराणा मोकल तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा ने 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक मेवाड़ में शासन किया था। महाराणा कुंभा के पिताजी का नाम था मोकल। पहले की क्लास में हमने मोकल के बारे में पढ़ा था, वो कुंभा के पिताजी थे। कुंभा की माता का नाम देखते हैं हम तो सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती परमार, पिताजी थे मोकल और माता थी सौभाग्यवती परमार। हमने देखा था कि भाई चाचा जिलवाड़ा नामक जगह पर चाचा मेहरा तथा महपा पोहार मोकल को मार देते हैं, और कुंभा की भी वो हत्या करने वाले होते हैं। कुंभा वहां से जैसे तैसे बच बुचाकर चित्तौड़गढ़ पहुंचता है। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर कुंभा मोकल की माता यानी कि कुंभा अपनी दादी माँ को बताता है पूरी घटना की, भाई उन्होंने मोकल की हत्या कर दी और मुझे भी मारने वाले थे, मैं जैसे तैसे बच बुचाकर आपके पास पहुंचा हूँ। हंसाबाई कुंभा की दादी माँ होती है, मोकल की माता जी होती है। हंसाबाई फिर सोच में पड़ जाती है कि भाई ये डाके तो कुंभा को भी मार देंगे, आज नहीं तो कल मार देंगे, अब मैं कुंभा की रक्षा कैसे करूं। तो हंसाबाई को फिर इसका भाई याद आता है रणमल। पहले हमने पढ़ा था रणमल के बारे में कि भाई वो मोकल का भी संरक्षक बनता है, पहला गार्जियन मोकल का बनता है। अब बात आती है कि भाई रणमल को बुलाती है हंसाबाई कि भैया राखी के बंधन को निभाने का टाइम आ गया है, आप एक बार फिर आ जाओ मेवाड़ और कुंभा की रक्षा करो। रणमल मेवाड़ आता है, उसे पूरी घटना बताते हैं कि भाई मोकल की हत्या कर दी इन्होंने और अब कुंभा को भी मारने वाले हैं। तो रणमल कुंभा का संरक्षक बनता है। कुंभा का संरक्षक कौन बनता है? रणमल। रणमल धीरे धीरे कुंभा को सब राजकार्य सिखाता है, और चाचा तथा मेहरा, ये चाचा और मेहरा जिन्होंने मोकल को मारा था, इनकी मोकल की हत्या का बदला भी ले लेता है चाचा और मेहरा को मारकर। चाचा और मेहरा को ये मार देते हैं। और तीसरा बंदा था इनका महपा पंवार। मोकल की हत्या में तीसरा बंदा भी था जिसके बारे में हमने देखा था, महपा पंवार। ये मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास चला जाता है। महमूद खिलजी के पास चला जाता है, जैसे तैसे बच बुचाकर ये महमूद खिलजी के पास चला जाता है। महमूद खिलजी महपा पंवार को शरण दे देता है। अब रणमल इधर कुंभा की चाचा और मेहरा को मार देता है और कुंभा को सब राजकार्य सिखा देता है, राजकार्य। अब रणमल अपनी बहना से कहता है कि हंसाबाई से कि बहना अब मैं जाऊँ, मैंने सब कुछ सिखा दिया कुंभा को और अब चित्तौड़ आराम से कुंभा संभाल लेगा। तो हंसाबाई कहती है कि भाई नहीं, तू थोड़े दिन और रुक, मुझे अभी इन डाकियों पर भरोसा नहीं है, वो वापस कभी भी हमला कर सकते हैं। तो रणमल फिर वहीं रुक जाता है, और रणमल फिर वहाँ से मारवाड़ से अपने भाई बंधु को भी बुला लेता है, सबको, अपने भाइयों को, बेटों को, सबको यहीं बुला लेता है। अब धीरे धीरे मेवाड़ में रणमल का प्रभाव बढ़ने लगता है, क्योंकि भाई इसने इसके परिवार वालों को लगभग सबको यहीं बुला लिया है, तो मेवाड़ का प्रभाव बढ़ने लगता है। अब मेवाड़ में इधर एक तो मारवाड़ वाले राठौड़, और इधर मेवाड़ वाले गोहिल वंश के सिसोदियों का नेता था राघवदेव, ये चुंडा का भाई था राघवदेव। और इधर मारवाड़ वाले राठौड़ों का नेता था रणमल। तो ये राघवदेव देखता है कि भाई ये रणमल अपना प्रभाव बढ़ा रहा होता है। तो राघवदेव एक दिन रणमल से कहता है कि भाई आपने कुंभा को अब सब राज्यकार्य सिखा दिया है, तो अब आप अपने वापस मारवाड़ चले जाओ। इस रणमल को कहीं ना कहीं लगता है यार कि इस राघवदेव ये हमसे जल रहा है, ये हमारे बार बार उंगली करता है। तो इस रणमल ने एक दिन अपने दोस्तों को, अपने सैनिकों को बुलाया, उन्हें पार्टी दी। उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बोलो सर, हुक्म करो, क्या काम है? इन्होंने कहा कि इस राघवदेव को टपकाना है। तो ये रणमल अपने सैनिकों की सहायता से राघवदेव को मरवा देता है। इधर राघवदेव को मरवाता है, और फिर इस रणमल की एक गर्लफ्रेंड होती है भारमली। एक दिन रणमल पीप वागन भारमली के पास जाता है, पार्टी करके भारमली के पास जाता है और बोलता है कि तुझे धरती की रानी कर देंगे। भारमली पूछती है भाई कैसे? तो इसने कहा कि अब मैं कुंभा को टपकाने वाला हूँ, कुंभा को मारने वाला हूँ, उसके बाद मैं मेवाड़ का अगला शासक बनूंगा और तुझे रानी बनूंगा, मैं राजा बनूंगा और तुझे रानी बनूंगा। भारमली भी खुश होती है एक बार, लेकिन भाई वो गर्लफ्रेंड एक तरफ और उसकी देशभक्ति एक तरफ थी। उसने कहा कि भाई वो तो कुंभा जैसा तैसा भी है, लेकिन हमारा मेवाड़ का शासक है और मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। ये भारमली हंसाबाई के पास जाती है और बताती है कि भाई आपका भाई रणमल कुंभा को मारने वाला है। हंसाबाई विश्वास नहीं करती है, लेकिन भारमली कहती है कि भाई अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे, अगर मेरी बात झूठी निकले तो मुझे फांसी पर लटका देना। तो फिर हंसाबाई भी थोड़ा विश्वास करती है कि यार भाई ये जब इतनी बात कह रही है तो हो सकता है। रणमल था वैसे ही डाकी, कुछ भी कर सकता था वो। अब हंसाबाई ने कहा यार इसको कैसे क्या करें। डायरेक्ट जाकर हंसाबाई रणमल को तो ये नहीं कह सकती है कि भाई तू कुंभा को मत मार, वो तो फिर वो बात हो जाती है। अपने गाँव में कहावत होती है कि भूले चोर को बाटा बताना।
तो यानी कि चोर चोरी करके जा रहा होता है और जब घर लूट के जा रहा होता है तो घर मालिक कहता है कि भाई तू लूट ले जो भी लूटना है, लेकिन वो पत्थर पड़ा उसकी मेरे मत मारना। तो चोर कहता है ये भी सही है यार, ये तो मैं भूल ही जाता। वो पत्थर उठाता है और उसको मार देता है। तो वही बात थी कि भाई मैं अगर हंसा भाई रणमल को कहे कि भाई तू कुंभा को मत मारना, तो ये कल मारता हो तो ये डाकी उसे आज ही मार दे। तो अब हंसा भाई ने कहा क्या करें, तो हंसा भाई को फिर चुंडा याद आया। हंसा भाई को चुंडा याद आया। चुंडा के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई हंसा भाई के अविश्वास के कारण ये मालवा के शासक होसन शाह के पास चला जाता है। ये उसके पास मैसेज करती है हंसा भाई कि भाई चुंडा जी ऐसे ही क्या नाराज होते हो, मैं भी आपकी सौतेली माँ हूँ, थोड़ा सा ही तो कुछ कहा था, नहीं छोटी सी बात पर आप इतने रूठ गए, वापस ही नहीं आए। चुंडा ही वहाँ होसन शाह के पास काम वाम करके बोर हो जाता है। वही सोचता है कि भाई चलो वापस मेवाड़ चलते हैं। तो उससे तो इसी बात का इंतजार था। जैसे ही मैसेज आया और उसने तुरंत रिप्लाई किया कि आप तो कहो कब आना है, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। हंसा भाई कहते हैं आप तो सुबह की बस से जल्दी आ जाओ, आपकी बहुत ज़रूरत है यहाँ। चुंडा यहाँ पहुँचता है मेवाड़ और चुंडा को पूरी कहानी सुनाई जाती है कि भाई मोकल की कैसे हत्या कर देते हैं चाचा मेरा तथा मेपा पंवार, और ये कुंभा को भी मारने वाले होते हैं। फिर मैं रणमल को बुलाता हूँ, यहाँ रणमल की सहायता से चाचा तथा मेरा को मारा जाता है। और अब ये रणमल कुंभा की हत्या करना चाहता है और मेवाड़ को हड़पना चाहता है, और इसने आपके भाई राघव देव को भी मार दिया होता है। तो चुंडा सोचता है कि भाई अब कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा, इस रणमल को कैसे मारे। रणमल भाई जैसे नाम था वैसे ही शरीर का भी डाकी था, वही 7.5 फीट हाइट और वैसा तगड़ा गट्टा गट्टा। सामने से जाकर तो कोई इसे मार नहीं सकता था, क्योंकि 5-7 को तो ये लपेड़े में ही मार दे। तो भाई अब रणमल को कैसे मारा जाए, तो फिर वापस इस भारमली की सहायता ली गई। इस भारमली को बोला गया कि भैया आज जब रणमल तेरे पास आए तो उसे पी पवागन टल्ली कर देना और हम उसे फिर बेहोश अवस्था में मार देंगे। जब यह रणमल भारमली के पास आता है, इन कहता है कि भाई खाना लगा दे जल्दी से, आज तो भूख लग रही है। तो भारमली कहती है क्या है, रोज़ बाहर ही पार्टी करके आ जाते हो, कभी मेरे साथ नहीं पीते हो। तो वो कहता है ठीक है आज तेरे साथ ही पी लेते हैं। रणमल फिर बैठता है भारमली के पास। भारमली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पैक बनाती है और देती है इसे कि ले लो पीजिए। रणमल वो गटक जाता है। डाकी का तो एक पैक से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर भारमली कहती है कि नहीं नहीं एक तो और मेरे लिए आपको पीना ही पड़ेगा। ऐसे कर करके भारमली पूरी बोतल उसे पिला देती है। फिर रणमल के ऊपर नशा असर दिखाने लगता है, तो वो जिस चारपाई पर बैठकर नशा कर रहा होता है उसी पर बेहोश हो जाता है। तो फिर इधर भारमली जो बाहर सैनिक इसको मारने आए होते हैं उन्हें इशारा कर देते हैं कि भाई ये डाकी बेहोश हो गया, अब मार लो जल्दी से इसको। तो अंदर आते हैं सैनिक और शरीर को उसको देखते हैं डाकी को, और फिर भी उन्हें डर लगता है कि भाई ये डाकी कहीं जग गया तो हमें मार देगा। तो वो क्या करते हैं, उस चारपाई से रस्सी से पहले उसको बांध देते हैं और फिर एक सैनिक उसके छाती के ऊपर बैठकर चक्कू से वार करता है। वैसे कहा जाता है कि भाई जब उसके चक्कू से वार करता है तब वो जग जाता है और चारपाई समेत खड़ा होकर उस जो सैनिक उसकी छाती के ऊपर बैठा होता है उसे भी मार देता है। और लेकिन फिर आसपास और सैनिक थे तो उन्होंने तलवारों और भालू से रणमल की हत्या कर देते हैं। तो भारमली की सहायता से रणमल की हत्या की जाती है। अब इधर रणमल के मैंने कहा था कि भाई रणमल के परिवार वाले सब वहीं मेवाड़ में थे। तो वो वहाँ नीचे एक महल में प्रोग्राम हो रहा होता है म्यूजिक का, वहाँ बैठे बैठे टांग पर टांग दे के पुष्पा के जैसे कि झुकेगा नहीं मैं, और वो प्रोग्राम देख रहे होते हैं। तो उस म्यूजिक जो वहाँ गाना गा रहा होता है उसे पता चलता है कि भाई रणमल को मार दिया, ऐसे ऐसी घटना हो गई। वो म्यूजिक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ही उसको कुंभा का जो रणमल का जो बेटा होता है जोधा, उसे समझाता है कि भाई जोधा भाग सके तो भाग ले, थारो रणमल गयो मारियो। तो इधर रणमल के परिवार वालों को पता चल जाता है कि भाई मेवाड़ वालों ने उसे मार दिया, अब हमारी बारी। वो जैसे तैसे जिस अवस्था में थे चप्पलें उठा के वहाँ से रवाना होते। वहाँ से भागते भागते वो हुसैन बोल्ट बन के ऐसे भागते हैं कि भाई चुंडा के हाथ ही नहीं आते। चुंडा देखता है चलो छोड़ो जाने दो यार अभी ने, हमें तो ऐसा करते हैं। इनकी राजधानी मंडोर, मारवाड़ वालों की राजधानी क्या थी, मंडोर, हमने देखा था। ये क्या करता है, चुंडा मंडोर पर कब्जा कर लेता है। अब मंडोर पर कब्जा कर लेता है। इधर ये इनका भाई रणमल का बेटा जोधा, वो भागते भागते बीकानेर के पास पहुंच जाता है। बीकानेर के पास पहुंचकर पीछे मुड़ के देखता है कि भाई अब कोई पीछे नहीं आ रहा है, तो वो काहुनी गांव में शरण लेता है। काहुनी, एक काहुनी गांव होता है, वहां पहुंचकर शरण लेता है। अब इधर मंडोर पर चुंडा कब्जा कर लेता है। अब ये काहुनी गांव में थोड़े दिन रहता है जोधा, रणमल का बेटा जोधा। थोड़े दिन ये वहाँ काहुनी में रहता है और अपनी सेना इकट्ठी करके वापस मंडोर पर आक्रमण करता है, मंडोर पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन वह छोटी सेना होती है तो वापस हार जाता है। थोड़े दिन वापस सेना इकट्ठी करता है, वापस हमला करता है और वापस हार जाता है। फिर एक दिन इसकी पूरी सेना मारी जाती है, अकेला भी घायल हो जाता है, काफ़ी घायल अवस्था में जैसे तैसे बच बुचा के वहाँ से भाग रहा होता है। तो मारवाड़ की काफ़ी गर्मी पड़ रही होती है उस समय, तो इसे प्यास लगती है। ये देखता है कि आसपास कहीं पानी नहीं होता। दूर इसे एक किसान की कुटिया दिखाई देती है। ये कहता है चलो वहाँ कोई ना कोई तो मिलेगा, यहाँ कोई नहीं होगा तो पानी तो मिल ही जाए। ये जैसे तैसे वहाँ पहुँचता है। पहुँचने से पहले ये घोड़े के ऊपर बैठा बैठा ही बेहोश हो जाता है।
तो घोड़ा समझदार होता है, वो जैसे तैसे इसको लेकर कुटिया के पास जाता है। कुटिया के पास पहुंचते ही कुटिया में किसान तो नहीं होता है, लेकिन किसान की पत्नी होती है। वो देखती है कि भाई घोड़ा आया, उसके ऊपर कोई सवार है। वो सवार को नीचे उतार कर, इस जोधा को नीचे उतार कर पानी के छिट्टे मारकर उसे जगाती है और उसे पानी पिलाती है। पानी पीते ही जोश में आ जाता है जोधा कि भाई हम तैयार हो गए, रेडी सेडी। अब जोधा कहता है कि धन्यवाद आपका, आपने मेरी इतनी सेवा की, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन आज भी वो अपने गाँव में आता ना कि भाई घर आए मेहमान को भूखा कैसे जाने दे। तो वो किसान की पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, आप भूखे नहीं जा सकते, आपको खाना खा के जाना पड़े। इधर जोधा भी भूख से तड़प रहा था, घायल था, पूरी घायल अवस्था में था। उसने कहा कि भाई अच्छी बात है, खाना मिल रहा है। वो जो जल्दी से खाने के लिए हाँ कर देता है। फिर वो मारवाड़ में होता है ना, अपने खिचड़ा खाने में खिचड़ा देते हैं आज भी। तो वो उस महिला ने खिचड़ा विचड़ा परोसा थाली में, बीच में जगह करके घी भी डाला, कुंभा को दिया कि लोसा जिमो। कुंभा जोधा को दिया। जैसे ही जोधा ने वो देखा खिचड़ा और बीच में घी, काफ़ी दिनों से उसने घी नहीं देखा था, तो वो घी के ऊपर टूट पड़ा। जैसे ही उसने घी के ऊपर टूट पड़ा, घी में हाथ डाला और वो जल गया। तो उस महिला ने ये एक बात कही कि भाई आप भी जोधा जैसे क्या पागल बन रहे हो। उसने कहा जोधा पागल कैसे है? उसने कहा कि जोधा पागल कैसे है कि जोधा बार बार मंडोर के ऊपर आक्रमण करता है और हार कर वापस चला जाता है। तो उसने कहा कि भाई फिर जोधा को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि जोधा को पहले उसके पास आसपास के 4-5 करके गांव जीतने चाहिए और फिर मंडोर पर आक्रमण करना चाहिए। जोधा को वहाँ एक बात समझ में आती गई है, तो सही बात कह रही है। वहाँ से जोधा 2 बात सीखता है, एक तो कि मंडोर कैसे जीतना है और दूसरा खिचड़ा कैसे खाते हैं। इससे पहले जोधा को खिचड़ा खाना भी नहीं आता था। फिर मंडोर उसकी बात मान लेता है और धीरे धीरे 4-5 जोधा धीरे धीरे 4-5 करके गांव जीतता जाता है और मंडोर के पास पहुंच जाता है। मंडोर के पास पहुंचने के बाद जोधा क्या करता है, हंसाबाई के पास मैसेज करवाता है कि ये हंसाबाई जोधा की बुआ होती है। हंसाबाई के पास मैसेज करवाता है कि बुआ मैं कितने दिन से भटक रहा हूँ, आपको ही पता है मंडोर हमारी राजधानी है, तो आप कृपया करके कुंभा से कह के मुझे दिला दो। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे गांव जीत ही लिया, अब मंडोर को भी जीत लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई आप दिला दो तो हमारे वापस संबंध अच्छे हो जाए। तो हंसाबाई ने सोचा यार जैसा तैसा भी है, ये अपना भतीजी है यार, चलो। तो ये कुंभा को कहकर इनकी संधि करवा देती है, एक मंडोर वापिस जोधा को दिला देती है। तो उस समय एक संधि होती है आवल बावल की संधि। 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी। इस संधि के तहत क्या होता है भाई कि मंडोर पहले मेवाड़ वालों के पास था, तो अब मेवाड़ की सीमा काफ़ी लंबी चौड़ी थी, तो भाई अब मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा डिसाइड करनी थी। तो इन्होंने कहा क्या किया कि भाई आवल यानी कि जहाँ तक आंवले हरे भरे खेत है वहाँ तक मेवाड़ की सीमा होगी, और जहाँ से बबूल बोले शुरू हो जाते हैं वहाँ मारवाड़ की। तो इन्होंने पाली के पास एक सोजत जगह पड़ती है, सोजत, पाली के पास सोजत को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा निश्चित किया। सोजत को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा बनाया गया। और यह संधि आवल बावल की संधि किस किस के बीच हुई भाई? मेवाड़ के कुंभा और मारवाड़ के जोधा के बीच। कब हुई? 1453 ईस्वी में। याद रखना भाई, 1453 ईस्वी में कुंभा वर्सेज जोधा के बीच आवल बावल की संधि की गई। अब मंडोर वापिस इस जोधा को दे दिया गया। अब जोधा ने सोचा कि भाई यार जो हमारे रिश्ते खराब हुए हैं मेवाड़ के साथ, उन्हें कैसे ना कैसे ठीक किया जाए। तो इस जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल से करवा दी। रायमल से करवा दी। अब इनके संबंध अच्छे हो गए भाई, जब आपस में शादियाँ वादियाँ हो गई तो इनके वापस से संबंध सुधर गए। अब कुंभा को बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया कि यार अपने पिताजी का हत्यारा, मोगल का हत्यारा एक महपा पंवार तो अभी भी जिंदा है, और वो महमूद खिलजी, मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास है। इसने बैठे बैठे एक दिन महमूद खिलजी को मैसेज किया कि भाई जो मेरे पिताजी का हत्यारा है महपा पंवार, उसे आप मुझे सौंप दो। इधर फिर महमूद खिलजी ने कहा भाई नहीं, इसने मेरे पास शरण ली है, मैं इसके साथ धोखा नहीं कर सकता। उसने वापस मैसेज किया कि भाई देख लो, इसके साथ तू भी मारा जाएगा नहीं तो महमूद खिलजी ने कहा नहीं नहीं, मैं भी मारा जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसे शरण दी है तो मैं इससे वादे किया तो वो पूरा निभाऊंगा। तो फिर एक दिन कुंभा क्या करता है भाई, महमूद खिलजी, मालवा के शासक महमूद खिलजी के ऊपर अटैक करता है। तब युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में एमपी में एक जगह पड़ती है सारंगपुर, वहाँ ये युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। कब होता है? 1437 ईस्वी में। ये युद्ध भी कुंभा जीत जाता है। कुंभा इस युद्ध की जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाता है। कब करवाता है? 1437 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए कि भाई किस युद्ध की याद में, कि यहाँ जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, तो सारंगपुर के युद्ध की जीत की याद में
विजय स्तंभ का निर्माण कराएगा। कब करवाएगा? 1437 में करवाएगा। किसने करवाया? तो मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है भाई, ये याद रखना। फिर आगे क्या होता है कि भाई एक गुजरात का शासक होता है। जो भी गुजरात का शासक होता है कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह, ये कुतुबुद्दीन शाह मेवाड़ का दुश्मन होता है। अब इस महमूद खिलजी को पता चलता है, महमूद खिलजी को यह पता चलता है कि भाई कुतुबुद्दीन शाह भी मेवाड़ का दुश्मन है। तो दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह को कहता है कि हम मिलकर इस कुंभा को हराते हैं। तो ये फिर दोनों एक संधि करते हैं, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि करते हैं ये दोनों मिलकर। किस किस के मध्य होती है? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य ये संधि होती है। ये संधि कब होती है? 1456 ईस्वी में। किस लिए होती है? कुंभा को हराने के लिए। तो ये संधि की जाती है चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी, कुतुबुद्दीन शाह प्लस महमूद खिलजी और कुंभा को हराने के लिए ये संधि कर लेते हैं। ये संधि करने के बाद ये कुंभा के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो ये भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बदनौर, बदनौर, उस जगह पर ये युद्ध होता है। बदनौर का युद्ध होता है 1457 ईस्वी में। भाई 56 में ये संधि करते हैं और 57 में ये युद्ध होता है। बदनौर, बदनौर कहाँ है? तो भीलवाड़ा के पास एक जगह है, वहाँ ये युद्ध होता है। तो कुंभा इन दोनों को भी हरा देता है। कुंभा ने भीलवाड़ा के बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह दोनों को एक साथ हरा देता है। फिर क्या होता है भाई? इनको भी हरा देता है। ये थी कुंभा के समय के युद्ध की बातें। अब आगे हम देखते हैं कुंभा के कार्य, स्थापत्य कला के बारे में। कुंभा की स्थापत्य कला, भाई कुंभा को मेवाड़ की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि भाई कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण कराया था। वीर विनोद पुस्तक में, श्यामल दास जी की वीर विनोद पुस्तक में ऐसा कहा गया है कि कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण कराया था। तो स्थापत्य का जनक था। इसने काफ़ी सारे काम किए हैं स्थापत्य में, बहुत सारे काम किए जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।